भारत की आबादी 150 करोड़ है और भारत में ऊपर से एक सरकार बनवा दो किसी को बुला, क्या वो 150 करोड़ को सरकारी नौकरी दे पाएगी? रोजगार से यही संबंध होता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। रोजगार का अर्थ है कि आप खाने और कमाने के योग्य बन पाएंगे। तो आपके भीतर में अगर कोई गुण है प्रारंभ से ही, आप लोहे का सामान बनाना जानते हैं, आप मैकेनिक हैं, आप कोई नए आइडियाज दे सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी राज, बहुत सारे राज हैं रोजगार के। लेकिन हमारे जब देश में बातचीत की जाती है तो रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरियां देंगे। सरकार कहती है मैं आऊंगा तो 5 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो आप 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बाकी 100 करोड़ और 35 करोड़ और उतने 95 लाख का क्या होगा? मेरा ये मतलब है कि रोजगार शब्द का आपने शायद सही अर्थ नहीं समझा है। रोजगार का अर्थ होता है व्यक्ति एफिशिएंट बने, सरकारी नौकरी मिले, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करे। मैं तो नौकरी के पक्ष में भी नहीं रहता, मैं नौकर बनाना जानता नहीं। अध्यात्म तो मालिक बनाता है लोगों को। आप अपने जीवन के मालिक बने, अपने जीवन को आप तय करें कि मुझे क्या सीखना है, क्या सीखकर अपने पेट को पालना है, कैसी अपनी शिक्षा मुझे ग्रहण करनी है। नौकरी के बहुत पक्ष में मैं रहता नहीं। हो सकता है मेरे ऊपर इसका आरोप लगे, लोग हंसे, ये बाबा आपको पैसा कमाता है, इसको तो धन मिलता है, लोग इस पर चढ़ाते हैं, तो इसको नौकरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो आप भी बन जाओ ऐसा। मैं तो आमंत्रित करता हूं, अगर धर्म में पैसा है तो आपको किसने रोका है? तो आपसे तो 5 मिनट का ध्यान भी नहीं होगा, 5 बार खुजली हो जाएगी। अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं, अगर उनको 1 घंटे ध्यान करने के लिए बोल दिया जाए कि ध्यान करो, तो 50 बार बोला हमसे ये नहीं होगा। हम बहस कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाइए, आईए बीए सब पढ़ा के बाद में बच्चा बैठ जा रहा मैं क्या करूं, सरकारी नौकरी लगी नहीं। पहले क्लास से ही बच्चों को हुनरमंद बनाना होगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल पद्धति के अनुसार बनानी होगी। गुरुकुल के बच्चे जब बाहर निकलते थे तो अपने अपने वर्णों के अनुसार इतने एफिशिएंट होकर निकलते थे कि नौकरी मांगने आज तक गुरुकुल का कोई बच्चा कहीं गया नहीं, बल्कि जब वो बाहर निकलता था तो 100 लोगों को नौकरी देने के योग्य होता था। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो ये रोजगार का जिला है ये रुक जाएगा, ये मिट जाएगा। नहीं तो रोजगार के नाम पर राजनीति होती रहेगी, आप वोट डालते रहेंगे, सरकारी बनती रहेगी, उनके रोजगार चलते रहेंगे, आप बेरोजगार रह जाएंगे। ये शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे देश में एक नियम लागू होना चाहिए, आपने जैसे कि कहा है छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी के वादे किए हैं, तो क्या शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी होना चाहिए। शराब से पैसे कमा के और फिर उनको 2000 अनुदान देने की बजाय धीरे धीरे उनको मेंटली अपलिफ्ट करके, देखो अगर कोई व्यक्ति अपंग होता है, कोई अंग खराब होता है, पाँव खराब है तो बैसाखी लेके चलता है, उसको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो वो क्या करता है? बैसाखी लेके चलता है। जब शारीरिक रूप से कोई अपंग होता है तो बाहर का कोई चीज उसको देना पड़ता है, और जब मानसिक रूप से कोई अपंग होता है तो ऐसे शराब और नशा उसको करना पड़ता है। तो ये मानसिक अपंग लोग जो शराब पीते हैं, जब मानसिक रूप से उन्हें आध्यात्मिक तरीके से जोड़कर उनको अपलिफ्ट करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति का पाँव ठीक हो जाएगा तो वो बैसाखी लेके क्यों दौड़ेगा? तो ऐसे ही मस्त है। तो ये शिक्षा की बात है, प्रारंभ से अच्छी शिक्षा दी जाए, समझाया जाए उनको। देखिए बच्चे कच्चे बांस होते हैं, जैसे मोड़ देंगे वैसे बन जाएगा। मिट्टी होते हैं, आप घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, जो बनाओगे बन जाएंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था पहली क्लास से बदलनी चाहिए, हायर स्टैंडर्ड की शिक्षा बदलने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तब तक तो वो बन चुका होता है सूखा बांस। अब कुछ भी पढ़ाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं। पहले क्लास से, बचपन स्कूल से जब शिक्षा, नैतिक शिक्षा हो जाएगी, सांस्कृतिक शिक्षा हो जाएगी, हुनरमंद शिक्षा हो जाएगी, तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होगी। और यही मार्ग है, चाहे 500 साल बाद के कोई अपनाएगा या आज अपनाएगा। अगर दुनिया में कोई दूसरा मार्ग है तो कोई समझा दे, मैं समझ को बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतर को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, काफी गरमाया हुआ है, इस पर आपकी? लोभ में अगर कोई धर्म का परिवर्तन कर रहा है पैसों के लिए, तो कल पैसों के लिए वो अपने राष्ट्र के खिलाफ ISI के साथ भी मिल सकता है, अपने राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है। तो पैसा ही अगर ईमान है, उसके लिए धर्मांतरण हो रहा है, तो इसका प्रबल विरोध समाज को करना चाहिए। क्योंकि कल के गए हमारे बच्चे भी पैसे के लिए कुछ भी कर जाए, और धर्मांतरण नहीं करना, धर्म को अपने अंतर में लाना है। जिस भी धर्म से आप मजहब से हैं, उसकी अच्छी चीजों को आप जीने में ले आइए, अपने जीवन शैली में ले आइए। केवल नाम बदल देना, ये कर देना, टोपी पहना देना, ऊपर ये पहना देना, उससे क्या आपको कोई लाभ होने वाला है? मतलब आप मानते हैं कि धर्म के पीछे राजनीतिक है? धर्मांतरण के पीछे विशुद्ध राजनीतिक स्थिति है, और इसके कारण ये कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग कर रहे हैं वो भी चंद बेचारे थोड़े से पैसे के लिए कर रहे हैं। मैं यही तो बोला, अगर निःशुल्क शिक्षा होती, निःशुल्क सबके लिए चिकित्सा होता और निःशुल्क न्याय होता, तो 10 रुपए दे के कोई धर्म परिवर्तन कराता कैसे? तो अगर हम ऐसी सरकार चुने
जो सभी के बच्चों को उचित शिक्षा दे, सभी के बच्चों को चिकित्सा दे। कोई माँ रोए नहीं कि मेरे बच्चे का इलाज कहाँ होगा, कर्ज कहाँ से है। तय है कि बच्चा बीमार पड़ेगा तो राष्ट्र की संपत्ति से आपके बच्चे का इलाज, इसीलिए तो सरकार होती है। और सरकार किसी बनी, तो ये 2-3 चीजें हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये धर्मांतरण हो जाएगा। लेकिन अभी जो लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं, उचित नहीं है धर्मांतरण। कोई व्यक्ति पढ़ के लिख के अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, वो तो कोई बुद्धिजीवी कर सकता है। बेचारा जिसके पास रोटी नहीं है वो बुद्धिजीवी तो होगा नहीं, उसको तो पैसे लेके करवा रहे हैं। अगर कोई शीर्ष पर बैठा हुआ अरबपति आदमी, पैसे ही पैसे उसके पास है, किसी चीज की कमी नहीं, और चिंतन से किसी वो मजहब को बदलना चाहता है, वो स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनाने की स्वतंत्रता है। पर किसी के पास चावल नहीं, दाल नहीं, और 2 किलो चावल देकर के आप बोल रहे हैं धर्म बदल लो, तो ये तो आप खरीद रहे हैं और ये राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार को मेरे संदेश की जरूरत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इतना जरूर कहूँगा। और मैं छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम करता हूँ। यहाँ की शासन सत्ता में जो लोग हैं उनसे भी हमारे बहुत प्रेम है। मैं चाहूँगा कि कुछ मौलिक चीज़ों पर और ध्यान दें। एक तो शराब का है, शराबबंदी के लिए, और छत्तीसगढ़ ये प्रयास करे कि सिर्फ अनुदान छोड़ करके वास्तव में उचित शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए कोई माँ बाप तरसे नहीं, एडमिशन दिलाने के लिए किसी मंत्री के पैरवी की जरूरत न पड़े कि मेरे बेटे का एडमिशन करें, बल्कि हर जगह ऐसी शिक्षा हो कि आदमी कहे कि हमारा वहाँ बच्चा नहीं, हमारा बच्चा तो अपने इस गाँव के स्कूल में पढ़ेगा जी, और ये सबसे सुंदर पढ़ाई है। इस दिशा में अगर काम करेंगे तो निश्चित है सरकारें आई हैं, सरकारें चली जाएंगी, मुख्यमंत्री आते हैं, भूतपूर्व हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अमर हो जाएंगे। अगर ऐसा काम कर गए तो अमर हो जाएंगे, लोग सदा याद रखेंगे। तो लोकनायक की तरह प्रत्येक भी जितने भी राजनेता हैं उनको लोकनायक की तरह काम करें, ऐसा कुछ दे जाए, कुछ करनी ऐसी कर चलो जग तुम हंसो जग रोए, तो उनको लोग याद करें कि क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे। तो मैं काफ़ी करीब रहा हूँ और वो अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है, और सरकार भी अच्छी है। मैं किसी सरकार को बुरा क्यों करूँ? जनता ने, अगर मैं सरकार बुरा कहता हूँ तो छत्तीसगढ़ की जनता बुरी। अगर कहीं की जनता कोई सरकार चुनती है बहुमत से और आप कहें सरकार बेकार है, तो उतनी जनता को गाली देना होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस सरकार को चुना, बहुमत उनके साथ, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को ही ये मांग करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की उतनी जनता चाहती है शराब बिके तो बेचें, और अगर जनता मांग करती है कि शराब बंद होना चाहिए तो संवेदनशीलता के आधार पर शराबबंदी होनी चाहिए। रुपए और भी आने के तरीके आ जाएंगे। तो ये थे धर्म गुरु नितेश्वर महाराज जी, इन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ की जो शराबबंदी को लेकर के संदेश दिया है कि सबको मैं दे दे रहा हूँ। पंकज साहब के साथ एक बार चेक करो, राइट रोलर सर। अच्छे से संत श्री नितेश्वर महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ की कामना की है और यहाँ पर वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे क्या मुख्य जो कमी है, क्या बेहतर होगा। सभी सरकारों में, किसी भी प्रदेश में या देश में संभावनाएं सदा बनी रहती है, कोई पूर्ण होता नहीं, अच्छा कर्म करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छे काम कुछ कर रही है, कुछ और अच्छे काम करना चाहिए, और जो अलोकप्रिय निर्णय हैं उनको हटाने चाहिए। राज्य की जनता के पक्ष में जिन जनता ने, गरीब जनता ने उनको जो मत दिया है, वो गरीब जनता आज कितनी सुखी है। मेरे से ज़्यादा तंत्र छत्तीसगढ़ सरकार के पास है, उस तंत्र से पता करा लें। अगर जनता सुखी है देन वेरी नाइस, और अगर लगता है कि जनता थोड़ी दुखी है तो कुछ नियम नीतियों को बदलने होंगे। मैं तो यही कहूँगा, एक शराबबंदी है और एक शिक्षा का अधिकार सबको समान रूप से मिल जाए, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, गरीब के बच्चा का भी चिकित्सा हो। आप 2000 रुपये अनुदान मत दो ना, कोई भी, आप दया मत करो कि जाओ जाओ बीमार हो, चिंता नहीं है, तुमको 2000 रुपया दे रहे हैं। जब आप 2000 रुपये किसको दे रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ या मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आप ये चीज़ एश्योरेंस करा दो कि बच्चा बीमार होगा तो आप चिंता मत करना, 1 करोड़ का भी इलाज होगा ना तो मेरे देश का नागरिक उसका इलाज होगा। और ये व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, करप्शन फ्री होकर अगर हम करें तो इतने लोग बीमार नहीं है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस इतने ऊपर खड़ी है कि सबका इलाज कर सकती है। बात नियत की है, नियत अच्छी होगी तो काम बन जाएगा। आप अभी स्ट्रेसफुल लाइफ की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में गुरुकुल का जो शिक्षा है, अब हम इतिहासों में पढ़ते हैं कि गुरुकुल में ऐसी शिक्षा होती है, वर्तमान में ऐसी शिक्षा नहीं होती है। वैसे बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस पर आप, मैं चाहूँगा कि गुरुकुल की स्थापना हो और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से ही रोजगार की शिक्षा दी जाए। व्यक्ति निकल के सरकारी नौकरी न चिल्लाए, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए न चिल्लाए, नौकर होने के लिए न चिल्लाए, बल्कि वो इस योग्य बन जाए कि 100 आदमी को नौकरी दे सके।
इतना हुनर हो उसके हाथों में, इतने आइडियाज उसके पास हो कि आइडियाज से 100 लोगों को रोजगार दे सके और अपने भी अपलिफ्ट हो सके। ऐसी शिक्षा पद्धति का मैं प्रकाश करना चाहता हूं और ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हो सकती है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लाएंगे तो उनके नागरिकों का भला होगा और मुझे लगता है किसी दल की सरकार हो वो नागरिकों की भलाई के लिए बनती है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या केवल हिंदू धर्म के ही जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वही पढ़ पाएंगे, तो सभी धर्म के लोग हैं? देखिए, धर्म मजहब के लोग, मत के लोग, रोजगार की जरूरत सिर्फ हिंदू को है या मुसलमानों को भी, क्रिश्चियन को भी है। तो अगर एक संस्था ऐसी बनती है जो बचपन से आपके बच्चों को रोजगार करना सिखा देगी और उनको अपलिफ्ट करना सिखा देगी, फिर ये उनको तय करना है कि उनको शिक्षा लेनी है कि नहीं लेनी। नमक बढ़ता है तो लेते ही हैं, चावल बढ़ता है तो लेते ही हैं। भारत की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार अगर कोई नियम नीति बनाती है तो सबके लिए बनाती है, वो हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, क्रिश्चियन भी लेता है। तो शिक्षा पद्धति या गुरुकुल पद्धति किसी विशेष के लिए नहीं है। भारत राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, भारत के बच्चे नौनिहाल कैसे बने, वो रोजगार देने वाले कैसे बने, उसमें करेंगे। तो सारे मुस्लिम के बच्चे भी पढ़ेंगे उसमें। धर्म की शिक्षा उनकी अलग है, उनको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ सकते हैं, उनको चर्च में जाना है चर्च में जा सकते हैं, परंतु जिससे संस्कृति बचे, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारे बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाएं, इसके लिए उनको गुरुकुल में लाना पड़ेगा आदमी का। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी है। जो हिजाब मामले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज हिजाब मामले में सभी बात करते हैं। पहले भी जो अलग अलग स्कूल में जो रहते थे, स्कूलों में तो हम प्रार्थना करते थे और जो सिख धर्म के हम लोग पगड़ी पहन के आते, जो हम हिंदू धर्म के हम जनेऊ पहन के आते थे, तब कभी ऐसा विरोध नहीं होता था। आज हिजाब पहनने पर जो विरोध हो रहा है वे कौन लोग हैं और आपका दृष्टिकोण इसमें? मेरा साफ दृष्टिकोण है कि हिजाब के ऊपर जिन्होंने विवाद शुरू किया है, तो विवाद जो कर रहे हैं और जो पहन के आ रहे हैं और फिर भगवा कपड़े पहन के आ रहे हैं, अगर ये सब सही दिशा में जा रही है तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो हिजाब पहन के आए, भगवा पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल के बाद किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार और भी कुछ करते रहें, लेकिन किसी विशेष धर्म को अगर आप रोकेंगे किसी काम को करने के लिए तो ये विवाद बढ़ता जाएगा। आपने मिशन स्कूल देखा है, मिशन स्कूल में बहुत सारी चीज़ों की रोक होती है, आपको यही प्रार्थना करना, यही पढ़ना है। तो कल के गए हम बोले हम हिंदू छात्र हैं, हम ये प्रार्थना ही करेंगे। आप बोलो ओ माई गॉड, हम बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, तो आपको करने देंगे? स्कूल वाले नहीं करने देंगे। आप समग्र रूप से चिंतन करें। सबसे ज़्यादा जरूरत है भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता कानून की, सबके लिए एक जैसा कानून, एक देश एक विधान, एक संविधान, संविधान। विधान का मतलब नियम कानून और सम मतलब बराबर, नाम है संविधान, पर कहाँ है संविधान? अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग चीजें बनी हैं। तो देश को पहले ये करना चाहिए केंद्र सरकार को कि वो समान नागरिक संहिता लाएं और लागू करें, फिर बहुत सारी समस्याएं सेल्फ ही समाप्त हो जाएंगी। ये नहीं है, इसके लिए इतनी समस्याएं। थैंक यू। ये थे हमारे सांसद और लास्ट जब सबको खड़ा होकर दिया तो इनको नहीं, 2 मिनट बैठ जाइए। अरे आज बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, चलो थका नहीं, बैठ के बैठ ले, फोटो खींच लेंगे उसको, ले थोड़ा सा बात ले। हम 2-3 सवाल जरूर जरूर आप करिए। वो मुझे 1 to 1 नहीं करना, वो आप थोड़ा बात करते हैं। समस्याओं का ही बात करनी है। समस्या तो सब लेके आते हैं, ये समस्या पैदा क्यों हो रही है, ये सवाल है। तो मैं रिकॉर्ड करूँ अपना? हाँ करिए। तुमको करनी है? हाँ तुमको बाइट करनी है? तो कहाँ गई चित्रा? नहीं हो गया। ये महाराज जी आपके पास सब समस्याएं लेके आते हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं जो आपके पास लेके आते हैं। मीडिया के लोग भी आते हैं तो आपसे सवाल पूछते हैं, समस्याएं आकर पैदा क्यों होती हैं? इंसान है तो इंसान के विचारों के अनुसार जीवन पद्धति में जब उसको बाधा लगती है, हर इंसान की एक चाहत जीवन में आनंदित होना चाहता है, कोई दुखी होना चाहता नहीं। जब आनंद के पथ में उसको कोई बाधा मिलता है उसी को समस्या कहते हैं। मैं आनंद चाहता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, इसी को समस्या कहते हैं। और ये इंसान की मौलिक गुण है और मौलिक अधिकार भी है कि हर इंसान समस्याओं से मुक्त होकर उसको तपस्या बनाकर जीवन में आनंदित हो सके। मैं तो समस्या को तपस्या समझता हूँ। कोई समस्या आई मतलब मेरी तपस्या है। उस तपस्या को करके तप का अर्थ होता है तपन, तपिस, गर्मी। उस तप में वो समस्या जल के भस्म हो जाएगी।
और हम निखर के 24 कैरेट कुंदन की तरह, सोने की तरह निकल जाएंगे। तो समस्या होना, समस्या कोई शब्द नहीं है। आप आनंदित होना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे, इसी को समस्या नाम आपने दिया हुआ है। अब आनंदित जैसे हो जाएंगे तो आपकी समस्या मिट जाएगी। और अध्यात्म या धर्म आनंदित होने का मार्ग है। कैसे हम आनंदित हो सकते हैं, इसलिए धार्मिक महापुरुष के पास हर व्यक्ति आनंदित होने के लिए पूछने आता है। वो समस्या लेकर नहीं आता, वो इतना ही पूछना चाहता है, उसको पूछना नहीं आता। हमको एक बच्चा दे दीजिए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, हमारी बच्चे की नौकरी लगाइए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। जिनके बच्चों की नौकरी लगी वो सुखी हैं, जिनके पास 5-5 बच्चे हैं वो सुखी हैं। तो प्रश्न पूछना भी भारतीयों को नहीं आता, ये भारतीयों का पूरी दुनिया में किसी को नहीं आता। प्रश्न जब सही हो और उत्तर सही कोई सद्गुरु दे दे तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, मौज आ जाएगा। आपके प्रश्न ही गलत हो और सामने भी बंदा बैठा हुआ हो कि हमको तो मिलने से मतलब है, हमारा भी काम चल जाए, हमारा भी दान पात्र भर जाए, तो दोनों ही अगर मिल जाए, एक अंधा एक कोढ़ी, राम मिलाए जोड़ी, गुरु चेला दोनों ऐसे ही मिल जाए। आप समस्या लेके आए हैं कि समाधान हो जाए और ये बैठे हुए हैं कि हमारा माल का ये झोली भर जाए। तो बेईमान लोगों से ये सरकार या ये दुनिया या ये समाज नहीं चलेगी। ईमानदारी चाहिए हमको। जब लोग मेरे पास आते हैं, कुछ पूछते हैं, जब कुछ पूछते हैं कि आनंद कैसे होगा, तो उनके पूछने से ही मैं आनंदित हो जाता हूँ। क्या आनंद का मार्ग पूछने आया है। मेरा ये आनंद नहीं है कि ये पूछ करके मुझे वो पे क्या करेगा, क्या पेमेंट देगा। पेमेंट मेरे लिए कभी आनंद का विषय रहा नहीं, क्योंकि बिना मांगे मुझे इतना मिल जाता है कि मैं उसको ठीक से खर्च नहीं कर पाता। मैनेजमेंट करता हूँ लेकिन ठीक से खर्च नहीं कर पाता, तो मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद इस दुनिया में फैले, इस समाज में फैले, ये देने में मुझे आनंद है। अच्छा, मैं किसी को ऊपर दया भी नहीं करता, धर्म किसी के ऊपर दया नहीं करता। मुझे आनंद का मार्ग बताने में आनंद इसलिए करता हूँ। अगर मुझे शराब पीने में आनंद होता तो मैं शराब पीता, अगर मुझे गलत चीज बोलने में होता तो मैं गलत चीज बोलता, मुझे राजनीति में आनंद होता तो मैं राजनीति करता। हर आदमी अपने आनंद के लिए काम कर रहा है। मैं साधु भी अपने आनंद के लिए बना, मैं लोक कल्याण के लिए नहीं बना, लोगों के मंगल करने के लिए नहीं बना। ये कभी भी मेरे भीतर में ये भाव नहीं होता और अहंकार नहीं होता मैं लोगों के लिए साधु बना। नहीं, मैं साधु बना हूं स्वयं को साधने के लिए। मुझे खूब मस्ती है, खूब आह्लाद है। और बाई बोनस, अगर आपको ये बोनस मिल जाता है मेरी तरफ से, ये बाई प्रोडक्ट है। मैं आनंदित हूं तो मैं जहां जाऊंगा आनंद ही बिखेरूंगा, मैं दुखी हूं तो जहां जाऊंगा वहां दुखी फैलाऊंगा। अगर मैंने चंदन का सुगंध लगाया है, अगर मैंने चंदन का सुगंध लगाया है तो मैं जहां जाऊंगा चंदन की खुशबू आएगी। अगर मैंने गुलाब का लगाया है तो मैं जहां जाऊंगा गुलाब का होगा। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मित्रों के लिए समस्या बने रहेंगे। आप अगर आनंद और आह्लाद में मस्त हैं तो आप अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए भी आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। तो टोटल बेसिक थॉट ये है, समस्या, आनंद, इतना ही थॉट है। आप ब्लिसफुल होइए, आनंदित होइए, आप जहां जाएंगे आनंद बरसेगा आपसे, समस्याएं रह नहीं जाएंगी। आपके विचार से देश सही चल रहा है अभी? देखिए, मेरे विचार से या दुनिया के किसी भी विचार से कभी कुछ सही चलता नहीं पूरा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप पूछें तो सब कुछ सही चलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर शिमला की तरह ठंडा होता तो बड़ा अच्छा होता। इसके लिए मुझे शिमला जाना पड़ेगा, जाऊंगा तो वहाँ ठंडक मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी इतनी गर्मी है तो मैं इस गर्मी का आनंद ले रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश से आया इतनी ठंडक थी और यहाँ आकर के एहसास बढ़िया, अच्छा आता। हर अवस्था में देश काल पात्र के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएं और प्रभु का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करना सीख जाएं तो समस्या बचती नहीं, हर समस्या आनंद देने वाली बन जाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या देश में सब हालात ठीक है, सारी चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं, अब मेरी दृष्टि से या आपकी दृष्टि में क्या है वो आप देखिए। मेरी दृष्टि में सब कुछ ठीक होता तो सरकार की भी क्या जरूरत है, बिना सरकार के भी देश चलता। मेरी दृष्टि में सब कुछ होता तो 5 साल में मतदान की क्या जरूरत है, एक ही बार सरकार चुन ली, सब समस्या खत्म हो गई, अब सरकार बदलने की क्या जरूरत होती। मेरी दृष्टि में अगर सब कुछ ठीक होता तो ये संस्थान चलाने की क्या जरूरत थी, रोजगार की क्या जरूरत थी, विदेशों से लोन लेने की जरूरत क्या थी, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। सब कुछ ठीक कभी होता नहीं। ये लाइफ जीवंत है, जिंदा है, कोई अटल नहीं है, एक जगह खूंटी नहीं है लकड़ी का कि गड़ा हुआ है। तो लाइफ चलेंगे, जिंदगी जब तक चलती रहेगी, समस्याएं भी आती रहेंगी, समाधान भी आता रहेगा। यहाँ कुछ चीज स्टेबल नहीं है। मनुष्य का शरीर स्टेबल नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे स्टेबल होगी। मनुष्य का शरीर स्टेबल नहीं है तो ये देश स्टेबल कैसे हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है। या ये जगह अनस्टेबल है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी मस्ती है, कभी नृत्य है, कभी रोना है, कभी कंधे पे टांग के अपने ही परिजन को ले जाना है, कभी घर में नवजात शिशु के होने पर लड्डू बांटना है। ये तो जीवन इसी का नाम है। चुनाव होते हैं तब बहुत सारे मुद्दे निकल के आ जाते हैं, चुनाव नहीं होता तब देश शांत रहता है। अभी वर्तमान में कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जी। कहीं राम मंदिर का मुद्दा है, कहीं जातिवाद का मुद्दा चल रहा है।
ये इस सब से देश आगे बढ़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि देश के सभी नागरिक अगर आपकी तरह सोचें तो एक बार इसके लिए रेफरेंडम करने का चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होगा। देश के नागरिक चुनाव इसीलिए करते हैं कि उनको जो सुविधाएं चाहिए नहीं मिल रही हैं तो सरकारें बदल देते हैं। तो एक तो मौलिक अधिकार उनके पास है कि 5 साल के बाद सरकार बदल सकते हैं। तो चुनाव जब होंगे तो आपके पास सेलर्स भी आएंगे, बेचने वाले भी आएंगे, कोई कॉलगेट लेके आएगा, कोई प्रॉमिस लेके आएगा, कोई सेंसोडाइन लेके आएगा। वो तो आप तय करोगे ना कि आपको क्या खरीदना है। कि आपको सेंसोडाइन दिया था कि नीम का दातुन बहुत अच्छा लगा था, कि आप नमक और तेल लगा करके आपका दांत अच्छा हुआ था, तो आपके ऊपर है। तो लोग तो आएंगे बाजार में, बाजार लगी हुई है। आप कितने समझदार हुए हैं, कितने सेंसिबल हुए हैं, या अपने वोट को दारू से बेचते हैं या ठेकेदारी से बेचते हैं, या आपको बाद में कहीं कोई लोभ मिला इसके लिए आप वोट बेचते हैं, ये तो आप तय करेंगे ना, जनता तय करेगी। तो जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि अगर कोई भूल कर चुके हो तो भूल को सुधारने का तरीका है। अगर कोई विकल्प सामने सही नजर आता है तो चुन लो, अगर विकल्प सामने नजर नहीं आता तो एक बार सारी जनता कह दे मुझे चुनना ही नहीं, विकल्प भी सही नहीं है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि भाई रेफरेंडम इसलिए हो जाए कि अब चुनाव नहीं होंगे, कुछ और होगा। तो ये तो कुछ काल्पनिक प्रश्न जैसा है। लोग सामान बेचने आए हैं। मोदी जी का अपना सामान है, राहुल जी का अपना सामान है, और अखिलेश जी का अपना सामान है, ममता दीदी का अपना सामान है, बहन मायावती जी का अपना सामान है, स्टालिन का अपना सामान है। सबके पास अपने अपने नियम हैं, नीति हैं, वस्तुएं हैं, लोगों की कल्याणकारी योजना उनके पास है। जिनको जिसको पसंद आता है उसको चुन लेते हैं। ये तो बहुत सहज बात है। लेकिन बात बाजार की है कि बात मुद्दों की है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो पहले कुछ और मुद्दों पर बातचीत होती है, चुनाव आते ही तो मुद्दे एकदम वोट किसको करना है? वोट नेता को केवल करना है कि जनता को करना है? अगर वो मुद्दे को लेकर आए हैं, जनता सहमत है तभी तो वोट देती है। अगर वो जनता सहमत नहीं उनके मुद्दे से तो वोट कैसे करेगी? दूसरे को वोट कर देगी। तो मुद्दा हो, चुनाव हो, सामान हो, ये कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने जो विचार रखे हैं आपके सामने, आप उनसे सहमत है तो वोट दे दीजिए। और यही तो होता है। हम प्रचार करने आते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जिनको बिजली फ्री चाहिए वोट देते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आपका देश सुरक्षित करेंगे, जिनको देश से मतलब है राष्ट्रवाद को। हम आएंगे तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण मंदिर बनाएंगे, जिनको लगता है कृष्ण जन्मभूमि बनना चाहिए उनको वोट देंगे। हम आएंगे तो आपका कोई भी चीज बिगड़ने नहीं देंगे, औरंगजेब का रोड औरंगजेब का ही रोड रहेगा, तो वो जिनको पसंद है उनको वोट कर देंगे। तो गलत कहा? आपके पास तो ऑप्शन है चुनने का, आप चुनिए। हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ जी। है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया। हिजाब को लेकर इतनी राजनीति ठीक लगती है? देश जागरण की स्थिति में है और बच्चे जागरण की स्थिति में हैं। और ये हिजाब का प्रकरण ये बताता है कि स्टूडेंट्स भी अब जागृत हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने प्रतीकों के लिए। ये काम बहुत बढ़िया हुआ है कि हिजाब के बाद कुछ लोगों ने भगवा पहन करके बच्चियों ने आना शुरू कर दिया। ये तो उनकी जागृति, अच्छा लग रहा है कि हमको भगवा अच्छा लगता है, उनको हिजाब अच्छा लगता है। जो जिन मुद्दों को लेकर पार्टियां सरकार में आती हैं और वो वादे करके जब सरकार में आती हैं, जो वो वादे पूरे नहीं होते तो उनको पूरा करने के लिए अगली बार कुछ प्रपंच रचा जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कई मुद्दे थे जिनको प्रॉमिस करके सरकार में आई थी कांग्रेस पार्टी। अब उसको बीजेपी उठा रही है, कांग्रेस उसका उल्टा जवाब देती है। शराबबंदी को लेकर अगर एक सवाल किया जाए तो शराबबंदी को लेकर सरकार में आई थी कांग्रेस, बंद नहीं हुई अभी तक। ये बात आपके पास ज़्यादा पावर है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, चौथे स्तंभ हैं, और मैं एक नागरिक हूँ और साधु हूँ, मैं अपने विचार प्रकट करते रहता हूँ। मैं शराबबंदी के पक्ष में कल भी था, आज भी हूँ, उत्तर प्रदेश में भी हूँ। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो वहाँ जाकर कहूँगा यहाँ का शराब तो अमृत है, और यहाँ भूपेश बघेल की सरकार है तो कहेंगे यहाँ शराब बहुत खराब है। ऐसा तो नहीं कह सकते। शराब मनुष्य मात्र के लिए जहर का काम करता है, वो बनी जिंदगी बिगाड़ देता है, विकलांगता की जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। तो पूरी दुनिया में ही शराब की बंदी हो जाए, लेकिन मजबूरी में आप कर नहीं सकते। बिहार में हुआ था, अब लोग उसी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। अगर उनको शराब पसंद है तो आप क्या करोगे? फिर जो शराब बेचने आएगा उसको लोग वोट देंगे। अब भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अगर वादा किया था, अगर वो नहीं करते हैं तो जनता उनसे हिसाब पूछेगी। अगला चुनाव फिर आएगा, उसके बाद फिर जनता अगर उनको चुन देगी तो इसका अर्थ ये है कि जनता शराबबंदी नहीं चाहती। तो जनता के लिए तो सरकार आती है। अब वो सरकारों का अपना तंत्र है, उनको क्या लगा होगा, क्या उन्होंने अपना फीडबैक जमा किया होगा, वो अपने तंत्र के अनुसार चलते हैं। देश की सुरक्षा नीति ठीक है, क्योंकि अभी कभी चाइना से धमकी मिलने लगती है, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ हालात बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी कुछ लोग अंदर ही अंदर आवाज़ उठाते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कदम नहीं उठा रही है। सरकार कहती है कि हम बड़े कदम उठा रहे हैं। जो माहौल चल रहा है बॉर्डर पे, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, बॉर्डर बना ही हुआ है कि वहाँ संतुष्टि कभी आपको होगी नहीं।
हमारे लाइन बने हुए हैं घर के, दीवार की, और भाइयों के बीच में जो जमीन बटा हुआ है वहाँ शांति कभी मेड़ पर होती नहीं। मेड़ पर इतना मेड़ मेरा था, इतना मेड़ मेरा था, वो चलता रहेगा। अब वो सरकार की वर्तमान नीति है, हर सरकार को अपने राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व लेना होता है। वर्तमान सरकार के राष्ट्र नीति से काफी लोग प्रभावित हैं, इसीलिए दो बार से इतनी बड़ी मात्रा में वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वही है, राष्ट्रीयता का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है और राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। और दो बार से कोई सरकार उस पर बन रही है, इसका मतलब उनके राष्ट्र के सुरक्षा के मुद्दे से जनता सहमत है, मुझे ऐसा लगता है।